चैनल सोनू सर एकेडमी। तो दोस्तों अपन लगभग बेसिक पूरे खत्म कर चुके हैं। अब जितने भी बेसिक्स हैं अपन जब चैप्टर्स पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन्स के तो वहीं पर उन चीज़ों को और डिराइव करके मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है अपन सिंप्लीफिकेशन चालू कर रहे हैं, पर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जितने भी बेसिक्स मैंने आपको पढ़ाया है उस वीडियो से रिलेटेड कुछ टेस्ट लेकर आया हूँ। और ये टेस्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे डल चुका है ना, मैंने पहले ही डाल दिया था। उस क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और उसका आंसर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या रीजन है ना। तो आप देखिएगा कि आपसे कितने सही बने थे। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा उस क्वेश्चंस के तो आप देखिए आपके कितने सही बनते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी भी दो चर को जोड़ने का क्या नियम होना चाहिए, यानी किसी भी दो वेरिएबल्स को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेरिएबल हैं, अगर मुझे जोड़ना है तो क्या कंडीशन याद होना चाहिए कि उनके जो बेस है यानी जो आधार है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और उनकी जो घातें हैं, है ना, और मतलब एक तरह से पावर बोले इंग्लिश में, है ना, पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उनके गुणांक आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना। यानी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। आधार जो है वो क्या होगा, समान होगा, यानी बेस जो है वो क्या होगा, सेम। और जो घात है ना, यानी जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए, है ना। पावर और बेस दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो पहला बोला दोनों का आधार अलग अलग और घात एक हो, है ना। अगर बेस अलग अलग हुआ तो उनके कोएफिशिएंट आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यानी पहला आंसर गलत है ना, यानी ए नहीं हो सकता। दूसरा है दोनों का आधार समान तथा घात क्या है, अलग अलग। अगर मैंने आधार समान रखा और घात क्या कर दिया, मैंने अलग अलग कर दिया, क्या इनके गुणांक आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, इसीलिए दूसरा भी आंसर क्या होगा, गलत। तीसरा जो है वो क्या है, दोनों का आधार अलग अलग तथा घात भी क्या हो, अलग अलग हो। यानी ये बोलना चाह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस कितना वाई स्क्वायर, क्या आप इनके कोएफिशिएंट को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, गलत, है ना। दोनों के घात एवं आधार यानी दोनों के घात एवं आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी पहला जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ अपना, डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है अपने सामने क्या है कि अगर कोई चर अलग अलग है तो होंगे, यानी अगर दो वेरिएबल्स अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब मैंने जैसे ले लिया x और क्या ले लिया y, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, है ना, ठीक है। दोनों आपस में घट जाएंगे, बिल्कुल नहीं घट सकता, है ना। अगर दो मैंने अलग ले लिया और उसको सब्ट्रैक्ट करें, घट सकता है क्या, नहीं घट सकता। ये इसी तरीके से लिख सकते हैं। दोनों का आपस में गुना होगा, ये भी क्या होगा भाई, गलत हो जाएगा, दोनों का आपस में गुना नहीं होगा। दोनों का जोड़ हो या गुना, दोनों का जोड़ हो या गुना, अपन क्या करते हैं उसी तरीके से लिख देते हैं। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पूरे बेसिक्स के वीडियो जरूर देखें, तब आप इस वीडियो को देखना चालू करें, है ना, तभी आपको चीजें क्या आएगी समझ। तो यहां से जो आंसर आया अपना क्या आया भाई, डी आया, यानी दोनों का जोड़ हो या गुना उसी तरह क्या करेंगे अपन, लिख देंगे, है ना, ठीक है। तो अब अपन जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्या करते हैं अपन, समझते हैं ना, ठीक है बेटी यार, है ना, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं और अपन समझते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी दो या दो से अधिक चरों को आपस में गुना करने पर क्या होगा, है ना, किसी भी दो या दो से अधिक चरों को आपस में गुना करने पर क्या होगा, है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने ले लिया, यहां पर लिख लेता हूं मैं x y x स्क्वायर और क्या ले लेते हैं अपन, y क्यूब भी ले लेते हैं। तो पहला बोल रहा है कि यदि दो चर के आधार समान, यानी अगर दोनों चर के आधार क्या हो, समान, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों चर का आधार क्या ले रहा हूं, समान ले रहा, है ना, ठीक है। दो चर के आधार क्या हो, समान, मैंने ले लिया दो चर ले लिए भाई जिनका आधार क्या है, समान है, और घात
तो घात आपस में क्या होते हैं, गुना हो जाते हैं। तो मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में घातें क्या गुना होती है, क्या नहीं होते हैं? उनकी जो पावर है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी जो घात है वो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसलिए पहला आंसर नहीं हो सकता। चलिए दूसरा है, यदि दो चर के आधार समान ना हो, तो मैंने ले लिया x और, ठीक है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां पर इसने क्या बोला है, गुना का ही बोला है, मल्टीप्लिकेशन का भी बोला है, ना हो तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में बेस का सेम होना जरूरी है, तभी उनके पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यहां पर बेस क्या बोल रहा है, वो अलग अलग, इसीलिए इनके पावर आपस में ऐड नहीं होंगे, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी में बोला यदि दो चर के आधार समान है, तो ले लिया भाई x और x ले लिया, तो उनकी घात आपस में जुड़ जाती है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना, अपन को घात समान हो या अलग उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनके पावर जो है आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी अपना जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी हो गया, है ना। यदि दोनों की घात अलग अलग हो, है ना, तो आधार आपस में जुड़ जाते हैं, आधार कभी आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो अपना आंसर जो था सी था, जहां पे आंसर पता चल गया उसके बाद आप चेक ही मत कीजिए, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से, है ना, ठीक है। अब अपन देखने जा रहे हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन अपन अब देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आ गया कि किसी भी छोटी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी नंबर को जब अपन जीरो से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। यहां पर क्वेश्चन बोला कि कोई भी नंबर है अगर मैं उसे जीरो से डिवाइड करूं तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है ना। तो मैंने आपको बताया था कि किसी नए नंबर को अगर मैंने जीरो से डिवाइड किया, यहां पर कोई भी छोटी संख्या अगर ले ले तो वो क्या बन जाता है, इंफिनिटी बन जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं अपन, अनंत बोलते हैं हिंदी में। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, अनंत हो जाएगा। यहां पर लिखा था शून्य हो नहीं सकता, छोटी संख्या ही आएगी, ये क्या हो, गलत होगा, है ना। अनंत बिल्कुल सही है, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। यहां पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन से, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे मैंने जीरो ले लिया, जीरो मल्टीप्लाई 1/2, या जीरो मल्टीप्लाई कितना 5, जीरो मल्टीप्लाई कितना x, जीरो मल्टीप्लाई कितना y/x। तो सबकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो ही होती है ना। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, जीरो ही होती है। पहले ही लेक्चर में बेसिक क्लास में आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर्स या किसी भी वेरिएबल्स को जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे अब और समझेंगे कि क्वेश्चंस क्या है और किस तरीके से अपन उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं थ्योरेटिकल है, यानी यहां से आपका पता चलेगा कि आपने बेसिक कितना सीखा, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, नहीं बन रहे तो आपको फिर से वीडियो देखना चाहिए, है ना। जब तक आपको अच्छे से समझ में आ जाए वीडियो देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन से, यदि शून्य को शून्य से भाग दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो 0/0, तो बहुत कई कहेंगे कि भाई इसको काट दिया जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और बहुत कोई सोच रहे हैं भाई जीरो से तो डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। और बहुत कोई ये भी सोच रहे हैं जीरो का ऊपर में मल्टीप्लिकेशन है तो ये क्या हो जाएगा, 0। और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, ज्ञात नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि जीरो जो है एग्जैक्ट पता नहीं है कि जीरो यहां पर है,
है ना, जैसे मैंने बोल दूं कि 0.001, तो मैं उसको क्या मान सकता, जीरो ही तो मान सकते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अगर मैंने 1 रुपया आपके पास से निकाल लिया, क्या आपको फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मान लीजिए जीरो क्या है, 0.00000 क्या है ना, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में। तो यहाँ पर जीरो जो है, यहाँ पर कोई बता ही नहीं रहा है जीरो की वैल्यू क्या हो सकती है एक्चुअल में। यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं बोल दूं कि किसी के पावर क्या है 0, 1 के पावर 0 यानी कितना 1, 4 के पावर 0 कितना 1। अगर आपने बोल दिया 0 के पावर 0 यानी कितना 1, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, आप समझिए चीजों को। जैसे अगर मैं बोलूं, आप जानते हैं कि 3 दी पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू कितना 3 होता है कि नहीं। अगर पावर 2 है तो उसके आने मतलब 2 बार गुना करेंगे। तो यहां पर उसी तरह अगर मैं बोलूं कि 0 दी पावर 0 यानी 0 मल्टीप्लाई 0, मैं यही बोलूंगा ना, तो इसकी तो वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 0 होनी चाहिए, है ना। और यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं भाई, 1 लिख रहे हैं, यानी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, यानी ये चीज क्या हो रहा है भाई, गलत हो रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो 0 का एक तरह से हम बोल सकते हैं यहां पर मेन रीजन ये है कि 0 एग्जैक्ट पता नहीं, कि 0 का कोई डेफिनेशन होता नहीं, अपरिभाषित है। 0 जो है केवल एक क्या है, पूर्णांक है ना। इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, चीजें और समझेंगे भी आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के घात शून्य आ जाए तो क्या होगा। तो ये वाला मैं मिटा लूं, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या के घात शून्य आ जाए तो क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 दी पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 4 दी पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। और 6 दी पावर 0 यानी कितना 1, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 दी पावर 1 मतलब क्या भाई, 3 मल्टीप्लाई कितना 1, है ना। 4 दी पावर अगर 1 रख दो तो 4 मल्टीप्लाई कितना 1, और 7 दी पावर 1 यानी कितना 7 इंटू कितना 1। उसी तरह से अगर मैं बोलूं 3 दी पावर 2 यानी कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 3, ठीक है। तो यहां पर आपसे बोला कि यदि किसी संख्या के घात शून्य आ जाए, कि दो चीजों पर सेटिस्फाई नहीं करता, एक तो 1 और एक तो 0, है ना। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन में क्यों नहीं करता है ना। एक तो ये 1 के पावर अगर आपने 0 कर दिया, 1 के पावर आपने 1 कर दिया, 1 के पावर 2 कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, 1 ही रहती है ना। तो 1 पर ये वैलिड नहीं है, और अगर मैं 0 दी पावर 0 रख दूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 नहीं होगी। अभी मैंने बताया क्यों नहीं होगा, है ना। 0 और 1 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं उसके पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होती है 1 होती है। ऐसे 1 के पावर 0 भी क्या होता है 1 ही होता है, 1 के पावर 1 भी करेंगे तो 1 ही होगा, 1 के पावर 2 भी होगा तो वो क्या होगा 1 ही होगा। यानी कितने भी पावर चढ़ाते चले जाइए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी 1 होगी। लेकिन अगर आप दूसरा कोई नंबर लेते हैं, जैसे 3 के पावर 1 यानी 3 के पावर 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 9, 3 के पावर 3 कर देंगे कितना हो जाएगा 27, बढ़ता ही चला जाएगा ना। लेकिन 1 के पावर में है ना वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्या करते हैं समझते हैं। 8वां क्वेश्चन आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टेट पेपर का, है ना। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग आंसर बोल रहेंगे ना धनात्मक ना ऋणात्मक, या ऋणात्मक कोई बोल रहे हैं धनात्मक, है ना। ये आंसर जो डी बता रहा होगा वही क्या होगा इसका सही। तो समझते हैं, आपसे बोला किसी भी दो चर यानी दो वेरिएबल्स हैं जिसके साइन क्या है, एक के पॉजिटिव नेगेटिव है और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, है ना, तो चर के सामने चिन्ह कौन सा आए, ठीक है। यानी जो टर्म्स ऑपरेट होगा उसके आगे कौन सा साइन अपन लगाएं। तो जैसे मैंने ले लिया नंबर में ही लेते हैं अपन। जैसे मैंने लिया -3 और -2, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ रहे हैं ये क्या होगा भाई माइनस माइनस प्लस यानी कितना आ गया -5। लेकिन यहां पर तो साइन नेगेटिव आ गया, लेकिन जब आप इसको घटाएंगे तो एक तरह से मैं बोलूंगा कि -3 माइनस और -2, है ना।
क्योंकि ये नंबर तो क्या है, नेगेटिव, और आप घटा रहे हैं, तो डिपेंड करेगा किस पे घटा रहे हैं। ऐसे भी तो घट सकता है, -2 माइनस और -3। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस कितना 2, और यहां पर आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, 3 है, और इसके आगे साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव का। लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे ये कितना आएगा, -2 प्लस 3, पर यहां पर साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी एग्जैक्ट साइन मुझे पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा अपन बता नहीं सकते कि साइन कौन सा आएगा। इसीलिए यहां पर हमने क्या लिखा था भाई, x है ना, इतने वाला था दो चरों को, यानी आपको x का लेके एग्जांपल चलना चाहिए था, तो x भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने x ले लिया और मैंने ले लिया -2x ले लिया, जब आप इसको एक दूसरे से घटाएंगे है ना, तो घटाएंगे किसमें किसको घटाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए एक ये हो गया -2x है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई, प्लस, तो ये जब सोल्व होगा तो यह क्या आएगा, x। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से घटाऊं, माइनस यानी माइनस क्या x, यानी ये क्या बन जाएगा भाई, -2x प्लस कितना x, और यहां से ये साइन क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है, माइनस और माइनस 2x किया है, तभी माइनस माइनस यहाँ पर क्या हुए, प्लस हुए, है ना। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, इसलिए आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, यदि चर पर घात के ऊपर घात हो तो इन घातों का क्या हो। तो आप जानते हैं कोई भी टर्म्स हो और इसके पावर क्या हो, कोई घात हो, ठीक है, या बोल लीजिए यहां पर भी घात, तो आप जानते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, यहां पर भी जो टर्म्स होगा अगर पावर में है तो वो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे भाई, गुना होते हैं, है ना, आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे कर लें, हाँ चलिए। तो आपसे बोल रहा है यदि शून्य के ऊपर घात शून्य हो तो उसका मान क्या, ठीक है। तो आपको मैं जीरो के बारे में कुछ चीजें और बता दूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जीरो जो है पहले डॉट में लिखा जाता है ना, जीरो जो है पहले डॉट में लिखा जाता था, है ना। सबसे पहले जो जीरो की यूज हुई वो कहां पर हुआ, इंडिया में हुआ, इंडिया के बाद वो चाइना गया, चाइना के बाद वो यूरोपीय कंट्री में यूज होने लगे, है ना। तो आर्यभट्ट ने शून्य का क्या था, खोज किया था, है ना, जीरो की जो खोज की थी आर्यभट्ट साहब ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें जीरो को जो इस तरीके से लिखा था, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करने के लिए, है ना, ठीक है, इसको किया गया था यूज इस तरीके से। तो वो एक विदेशी थे जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं अगर याद आया तो मैं आपको बता दूंगा, अल्फाजारिया या कुछ करके नाम है ना, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको कभी ना कभी आपको बता दूंगा, है ना, ठीक है। तो एक्चुअल में पहले डॉट में यूज किया जाता था, पर कुछ दिनों बाद, है ना, मतलब अपन बोल सकते हैं 5th सेंचुरी में जो यूज हो रहे थे, 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज की थी और उसको डॉट के द्वारा दर्शाया गया था। लेकिन रूल्स जो है, जीरो के जो रूल्स है वो 7th सेंचुरी में पता चला था कि जीरो आखिर का क्या रूल है इसका, तो ये 7th सेंचुरी में बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था इसके बारे में, है ना। और जीरो की जो इस तरीके से यूज कर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिन्होंने दिया था उसका नाम था, शायद मुझे भी याद नहीं आ रहा, कोई फॉरनर है, अगर अभी याद आया तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो अब यहां पर क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि क्वेश्चंस आपसे बोल रहा है कि शून्य के ऊपर शून्य आ जाए। तो मैंने आपको यह समझाया, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया। तो अगर हम बात करें जीरो के पावर अगर जीरो कर दें, ठीक है, तो बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक ने इस पे तर्क दिया, है ना, कि वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, है ना, ठीक है। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए कि इसकी वैल्यू जो है 1 नहीं होगा, क्या रीजन है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि अगर मैं 2 के पावर 3 लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई कितना 2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह 3 के पावर अगर 2 हो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा,
है ना, सॉरी 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पावर 3 कर लेते हैं अपन, है ना, पावर अगर 3 हो तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी तरह एक साइंटिस्ट आया तो उन्होंने बता दिया कि भाई 0 की पावर 0 है, 0 क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई कितना 0, यानी क्या हो जाएगा भाई 0। जबकि आपने पढ़ा है कि किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वहां जाकर ये प्रॉपर्टीज क्या हो गई भाई, गलत हो गई, है ना, ये जाकर ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। पहले वैज्ञानिक जो आए साइंटिस्ट ने इस पे तर्क दिया कि भाई 0 की पावर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 0 लिख दो, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। पर जब दूसरे साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बोला भाई अगर 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 है ना, 4 की पावर 0 की वैल्यू 1 है और 0 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू तो क्या होना चाहिए 1। पर यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है भाई, गलत हो जा रही है ना, ये तो सही प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग जो आंसर अपना बन रहा है वो जो बनेगा आंसर वो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना। आज मैंने आपको इसका रीजन बताया कि 0 की पावर 0 जो है ना, क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपको आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे पूछे तो आप जरूर बता देना उसको कि हाँ ये रीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े और अपन क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है ना। चलिए आपको बोला है कि यदि दो चर एक साथ हो और उन पर घात के ऊपर क्या हो, घात लगी तो क्या हो। तो आप जानते हैं कि कोई भी दो चर अगर एक साथ है और उसके घात के ऊपर क्या हो भाई, घात हो, ठीक है, आगे भी रखते हैं पर कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो पावर है आपस में क्या होंगे भाई, मल्टीप्लाई होंगे यानी गुना, है ना। तो यहां पर पहले लिखा है जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ सकते, है ना, घटेंगे घट भी नहीं सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। आंसर जो होगा वो क्या होगा, गुना होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन, चलिए 12वां क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम लोगों को पता होगा ये। देखिए शून्य का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ना, ठीक है। मुझे याद आ गया कि जीरो का जो है मतलब जीरो के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देने वाले थे, कौन थे वो, डॉक्टर आमिर एक्सेल थे, है ना, डॉक्टर आमिर एक्सेल थे, जिन्होंने बताया था कि जीरो भाई इस तरीके से लिखा जाता है और इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका क्या किया था, यूज किया था, ठीक है। चलिए तो अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ, है ना। तो अगर हम बात करें, आपको यहां पर लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती। सबसे पहले व्युत्क्रमानु का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जैसे मैंने ए लिखा तो ए का जो रेसिप्रोकल होता है क्या होता है, 1/a, है ना, यानी 1 को, है ना, जो टर्म्स है उससे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, जो वो उसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती बन जाएगा, है ना, ठीक है। अगर हम बात करें, मैंने 3 लिया तो 3 का क्या हो जाएगा भाई, 1 क्या हो जाएगा भाई, 3 बन जाएगा, है ना। जस्ट इसका ये क्या हो जाता भाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें जीरो का रेसिप्रोकल, है ना, तो 1/0 नहीं होगा, बहुत लोग बोलेंगे क्या 1/0 होगा, है ना। तो ये सरासर गलत है, इसका जो है संभव नहीं होगा, है ना, ठीक है। जीरो का रेसिप्रोकल होता ही नहीं, ठीक। तो बहुत कोई यहाँ पर आंसर इंफिनिटी सोच रहे हैं, अनंत होंगे, पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/0 क्या होगा, 0, यानी जो नंबर्स है ना परिभाषित होते हैं, है ना, ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल किया जाता है। यानी कि 0 का रेसिप्रोकल कर दिया आपने, 1/0 बोल दिया, 0 यानी कि डिवाइड हो रहा है, यानी क्या इंफिनिटी। तो ये चीज क्या हो जाए, गलत, इसका आंसर क्या होगा, संभव नहीं है। तो यहां से जो एक्सप्रेशन इसका आंसर बना वो संभव नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन की तरफ अपन आ गए। चलिए तो आपसे बोला है एक का व्युत्क्रमानुपाती क्या है, तो एक का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा है पर बहुत अच्छा है ना। एक का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, 1/1, यानी क्या 1 होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 1, ठीक है। चलिए ये 13वां क्वेश्चन था, आप 14वें क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में कि -1 का व्युत्क्रमानुपाती क्या है,
है ना। तो बहुत इसमें डाउट क्रिएट रहता है कि भाई -1 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको यहाँ पर 1 रहने दीजिए और यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी माइनस लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरे बोलने का मतलब माइनस आपको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है ना। तो अपन बोल सकते हैं माइनस यहाँ लिख दिया, तो इसका जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, -1 ही होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, है ना। कभी भी अनंत नहीं बोलिएगा, शून्य नहीं बोलिएगा, संभव नहीं बोलिएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। -1 का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो क्या होता है, -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है कि शून्य क्या है, यानी जीरो क्या है। पहला है पूर्णांक यानी इंटीजर, बी में धनात्मक यानी क्या, पॉजिटिव, सी में ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं है, क्या, नन ऑफ दिस। तो बहुत लोग जानते हैं कि जीरो जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जीरो एक्चुअल में क्या है, एक पूर्णांक है, यहां का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर। जीरो एक इंटीजर तो है, लेकिन ये ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। कभी ये मत बोलिएगा कि इसमें से जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपन पढ़े ना ही धनात्मक पूर्णांक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। लेकिन ये एक पूर्णांक है। आखिर ऐसा क्यों है, जब अपन नंबर सिस्टम अपन पढ़ेंगे तो अपन इसके बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, जीरो इंटीजर्स के बारे में अपन को पढ़ना है ना, ठीक है। तो कैसे कैसे टर्म्स होते हैं अपन सब चीजें नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, पर यहाँ का आंसर जो होगा जीरो क्या है, एक पूर्णांक है ना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेट पेपर का। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया है, लेकिन वो गलत आंसर है। इसका जो सही आंसर है क्या होता है अपन देखते हैं। आपसे बोला वृत्त में कितनी भुजाएं, तो सबसे पहले साइड यानी हाउ मेनी साइड्स इन सर्कल, है ना। तो 1, 0, इंफिनिटी एंड 2। तो बहुत लोग जान रहे होंगे कि अगर हम बात करें सर्कल जब बनाते हैं तो बहुत लोग जान रहे हो कि भाई सर्कल तो इस तरीके से बन रहा है, इसमें तो साइड्स हो ही नहीं सकता, ये तो आर्क है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले भुजाओं के बारे में अपन समझे। देखिए, दो पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा यानी जोड़ने वाली लाइन क्या कर देते हैं, रेखा का है ना। दो पॉइंट को जो जोड़ता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाले को क्या कहा जाता है भाई, रेखा कहा जाता है। यानी साइड भुजा कहते हैं अपन, है रेखा कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं अपन, साइड्स कहते हैं ना, ठीक है। तो दो पॉइंट को जो मिला रहा है वो क्या कहलाएगा भाई, भुजा कहलाएंगे। तो अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो आप बता सकते हैं इसमें कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। अगर मैं एक चतुर्भुज बनाऊं, आप बता सकते हैं इसमें कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। क्योंकि यहां पर देखिए दो पॉइंट को जोड़ रहा है, यहां पर 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, यहां पर 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, यहां पर 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, यानी क्या है, 4 भुजाएं। अगर मैं एक पेंटागन बना दूं तो इसमें भी कितने भुजाएं भाई, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं अब कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। सबसे पहला जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, ट्रायंगल ही होता है ना। ट्रायंगल को पहला पॉलीगन बोला जाता है। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम। तो मैंने मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद क्या हो जाएगा भाई, एक स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सभी साइड्स क्या होंगे इसके, सेम होंगे। उसके बाद पेंटागन आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, हेक्सागन आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा भाई, हेप्टागन आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसी तरह डॉट 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 जब आगे बढ़ेगा तो ये एक सर्कल का रूप ले लेगा, है ना। यानी अपन एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट्स को वो मिला रहा होगा, जिसमें सर्कल में साइड्स भी बनने पर वो बहुत ही छोटा होगा। और एक तरह से सर्कल को अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। यही जनरल रीजन है कि सर्कल में जो है कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इंफिनिटी होंगे। बहुत लोगों को लगता होगा 1, है ना, बहुत लोगों को लगता होगा भाई
होता ही नहीं है, जीरो है ना। पर इसका जो जेन्युइन रीजन है वो जेन्युइन रीजन ये है, और आगे विस्तार में जब अपन पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे या मेंसुरेशंस पढ़ेंगे, तब हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और पॉलीगन पढ़ेंगे तो और पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी बस आप इतना कॉन्सेप्ट जानिए कि सर्कल में जो है वो क्या होते हैं, इंफिनिटी साइड्स होते हैं। इसका आंसर यही होगा। थैंक यू दोस्तों, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।